देखने वाले हैं भारत का संविधान, जिसमें हम देखेंगे भाग 9 पंचायत के बारे में। जो संवैधानिक उपबंध हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे कि भारत के संविधान में पंचायत से संबंधित कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 9 भारत का संविधान जो संबंधित है पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं 243 से लेके 243 ओ तक, ए से ओ तक के। तो देखिए इसमें जो 243 है, अनुच्छेद 243 वो परिभाषाओं के बारे में बताता है। 243 ए जो है वो ग्राम सभा के बारे में, 243 बी जो है वो पंचायतों के गठन के बारे में, और 243 सी जो है वो पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करता है। 243 डी जो है वो स्थानों का आरक्षण के बारे में, ई जो है वो पंचायतों की अवधि आदि के बारे में, 243 एफ जो है वो सदस्यता के लिए निर्भरताएं के बारे में, जी जो है वो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में, एच जो है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां के बारे में, आई जो है वो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जे जो है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा और के पंचायतों के लिए निर्वाचन, और एल जो है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, और एम जो है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, और विद्यमान विधियां और पंचायतों का बना रहना 243 एन में, और 243 ओ जो है वो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन से संबंधित है। भाग 9 जो पंचायत से संबंधित है, संबंधित अनुच्छेद 243 जो है वो परिभाषाओं के बारे में बताता है, जिसमें जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या इत्यादि से संबंधित है। तो देखिए 243 अनुच्छेद इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलाकर बना निकाय अभिप्रेत है। तो इस प्रकार आप ये समझें कि मतदाता सूची में जितने के भी नाम हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, इनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। अब देखिए मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो ये जो मध्यवर्ती स्तर है ये कहलाता है जनपद पंचायत। अब उसके बाद देखें हम कि पंचायत, तो ये डी में मिलेगा आपको 243 डी में। देखिए कि से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, पंचायत कहलाएगी। पंचायत क्षेत्र देखें से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी आता है। तो ग्राम के अंतर्गत जो है ग्राम और ग्रामों का समूह भी आता है, और इसकी जो घोषणा है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा राज्यपाल के द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम जो है वो अभिप्रेत है। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं 243 ए कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग। तो ग्राम सभा की परिभाषा देखें 243 ए में दिया हुआ है, और यह चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगी 243 स्मॉल बी जो है कि ग्राम सभा यहां पे भी देखने को आपको मिलेगी। तो ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। तो ग्राम सभा किन शक्तियों का प्रयोग करेगी या किन कृत्यों का पालन करेगी?
तो जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाए। तो इस संदर्भ में हम देखें तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम हमारे यहाँ है। अगला अनुच्छेद देखें 243 बी जो है वो पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो खंड एक ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो 3 स्तर पे होंगे जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। खंड 2 बोलता है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर का पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तभी आपके मध्यवर्ती स्तर का जो पंचायत है उसका गठन किया जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 243 बी। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 सी जो है कि पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करता है। खंड 1 बताता है कि इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकेगा, पंचायती राज अधिनियम। परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुपात का समस्त राज्य में यथाशक्य एक ही होगा। तो एक पंचायत जो है उसकी जो जनसंख्या है वो दूसरे पंचायत के समतुल्य होगी, इसका उपबंध किया गया है। खंड 2 देखें कि किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथाशक्य एक ही हों। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है वो भी लगभग समान होगी। खंड 3 कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में से ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में और लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उस निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का जहां वे हैं, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में, जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत जिला स्तर पर पंचायत में और प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकता है। तो इन सभी जो प्रतिनिधित्व करता है उनका प्रतिनिधित्व जो है ग्राम पंचायत मतलब मध्यवर्ती स्तर पे और जिला पंचायत स्तर पे होगा, इसका उपबंध कर सकता है, जिसका विस्तृत वर्णन जो है वो हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के जो क्लासेस चलेंगी उनमें देखेंगे विस्तार से। खंड 4 ये बोलता है कि किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के अन्य सदस्य चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार उनको होगा। खंड 5 देखें क ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाए किया जाएगा और ख मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचन सदस्य द्वारा अपने में से किया जाएगा। तो इसके बारे में उपबंध किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि पंचायत जो ग्राम स्तर पे जो पंचायत है उसका अध्यक्ष जो सरपंच है उसका निर्वाचन जो है वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन से और मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष होंगे वो अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसका उपबंध किया गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में। अगला अनुच्छेद देखें अनुच्छेद 243 डी में कि प्रत्येक पंचायत में ये जो व्यवस्था है वो स्थानों के आरक्षण के लिए है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए जातियों के लिए। तो देखिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए के स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात
उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है, तो जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। खंड 2 है कि खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। अब देखिए कि खंड 3 जो है वो बोलता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 1/3 होगा। खंड 4 देखें कि ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित होंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में से पदों की कुल संख्या से यथासाक्य वही होगा जो उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की और उस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में से है। तो यहां पे भी जनसंख्या के अनुपात में होगा आरक्षण, परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी। खंड 5 खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है, अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। देखिए अनुच्छेद 334 जो है बोलता है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न होना, तो ये अब बढ़ा दिया गया है, तो इसके अनुसार होगा। तो इसका 334 जो है वो प्रभावी होगा यहाँ पे। खंड 6 देखें कि इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों या पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी अगर राज्य सरकार चाहे तो वो उपबंध कर सकती है, मतलब उसको ये शक्तियां होंगी। अब हम देखते हैं 243 ई जो है ये बताता है आपको पंचायतों की अवधि क्या होगी। तो देखिए 243 ई कि खंड 1 प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले से ही विघटित न कर दी जाए तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। तो ये 5 साल की अवधि के लिए होगी। खंड 2 तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही थी तब तक विघटित नहीं होगी जब तक कि खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। तो पूर्व के अगर कोई पंचायतों का गठन किया गया है तो वो 5 वर्ष की अवधि से पहले उसका अगर विघटन नहीं होगा, ये चीज बताई है खंड 2 में। खंड 3 देखिए कि किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन का खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा और दूसरा ख जो है कि उसके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा। ये चीजें हैं, परंतु जहां वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती है 6 मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर विघटन जो है वो 6 माह की उसकी पूर्ण अवधि के लिए बचा हुआ है तो उस स्थिति में फिर से जो चुनाव करवाना है वो करवाना आवश्यक नहीं होगा। खंड 4 है कि किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड 1 के अधीन बनी रहती है यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती है। तो सारांश रूप में हम ये कहें कि अगर कोई पंचायत के प्रथम अधिवेशन के बाद 5 वर्ष का समय होता है, उस समय से पूर्व अगर वो 2 वर्ष में ही विघटित हो जाती है तो अब जो नई पंचायत का निर्वाचन होगा वो क्या होगा,
वो 3 वर्ष के लिए ही होगा। अब हम देखेंगे 243 जो सदस्यता के लिए निर्भरताएं के बारे में उपबंध करती है। 243 एफ अनुच्छेद है। यह उपबंधित करता है, खंड 1 देखें कि कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा क यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। तो दो चीजें हैं, प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्धारित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष है। ख देखें कि यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इसको देखना है वो ये है कि राज्य विधानमंडल जो है वो अगर कोई विधि बनाई है और उसके अंतर्गत वो अगर निर्धारित है तो भी वो निर्धारित होगा। खंड 2 ये देखें कि यदि प्रश्न यह उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को जो ऐसी रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जा सकेगा। अगला अनुच्छेद देखें 243 जी, जो बताता है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। अर्थात क आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, और ख आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करना। तो ये इनकी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित जो अनुच्छेद था 243 जी उपबंध करता है। अब हम देखेंगे कि पंचायतों द्वारा अधिरोपित कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों के बारे में। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243H है कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों के बारे में। देखिए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क ऐसे कर, शुल्क, पदकर और फीस उद्धृत, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा उद्धृत और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पदकर और फीसें किसी पंचायत को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए समुन्निष्ट कर सकेगा। ग देखें कि राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा, और ग पंचायतों द्वारा उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए, ऐसी निधियों का गठन करने के लिए और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट की जाए। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो ये देखेंगे हम 243I में कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो खंड 1 राज्य का राज्यपाल संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ में से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। क राज्य द्वारा उद्धृत करों, शुल्कों, पदकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच जो इस भाग के अधीन उसमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच आगमों से तत्संबंधी भाग के आवंटन को। दूसरा देखें, ऐसे करों, शुल्कों, पदकरों और फीसों के अवधारण को जो पंचायतों को समुन्निष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी। तीसरा, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में। ख पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्योपायों के बारे में। और ग पंचायतों को सुदृढ़ वित्त के हित में
राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। खंड 2 देखें, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना का, उन अहर्ताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा उपबंध कर सकेगा। राज्य का विधानमंडल। खंड 3 देखें, आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करे। खंड 4 देखें, राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा 243J में कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। 243K देखें कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन का आयुक्त जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। खंड 2 देखें, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों और पदावधि ऐसी होगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। खंड 3, जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जितने खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों। खंड 4, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित या संशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकता है। देखें, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना 243L संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। तो इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति प्रतिनिर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसमें विधानसभा है उस विधानसभा के प्रति निर्देश हो, परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। अगला अनुच्छेद देखें कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243M, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। खंड 1 देखें, इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। खंड 2, इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य, मणिपुर राज्य में ऐसे परवर्ती क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं। खंड 3, इस भाग की कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। और किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है। 3A, खंड 3A देखें कि अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243D की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी। खंड 4 देखें कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी
खंड 2 के उपखंड क में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इस भाग का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय यदि कोई हो तो उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देती है। ख संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं और ऐसे किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अगला अनुच्छेद है विद्यमान विधियों का और पंचायतों का बना रहना 243N। इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है तब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष पर समाप्त नहीं हो जाता है इनमें से जो भी पहले हो तब तक प्रवृत्त रहेगा। परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें यदि उस राज्य की विधान परिषद द्वारा ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी। भाग 9 पंचायत का जो अंतिम अनुच्छेद है वो देखें 243O बताता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी क अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने वाली के लिए तात्पर्य किसी विधि की विधि मान्यता को जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी और ख किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत की जाएगी जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा भाग 9 जो संबंधित अनुच्छेद है 243 से लेकर 243O तक जो पंचायत से संबंधित है इसके संवैधानिक प्रावधानों को हमने देखा। अब हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत इन्हीं अनुच्छेदों के जो विस्तार किए गए हैं या इनसे संबंधित जो उपबंध जो है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम तो अगली वीडियो में हम इन्हीं अनुच्छेदों को विस्तार रूप से देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये सुसंगत हैं और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। धन्यवाद।